अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फराज। साल 2022 में मैंने एमडी कैट का इम्तिहान दिया और मैंने 160 मार्क्स को गेन किया। आज की इस वीडियो का मकसद अपने एक्सपीरियंस से सीखे गए कुछ तजर्बात और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगी उन तमाम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को जो वाकई ही ये डिज़र्व करते हैं कि उनका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत फ़ायदा देंगी। बात को शुरू करता हूं मैं एफएससी और एमडी कैट के रिलेशनशिप से। तो आपने अपने गिरदोनवा में ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे जो तमाम तरह एफएससी में सिर्फ याद करने में फोकस कर रहे हैं। चैप्टर्स को पहले पेज से शुरू हो रहे हैं और आखिरी पेज तक याद करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। सीखने पर कोई भी तवज्जो नहीं है, सीखने पर किसी का भी ध्यान नहीं है कि असल किताब मुझसे कहना क्या चाहती है, सिर्फ सिखाया क्या जा रहा है या माइंडसेट ही क्या है कि सिर्फ मार्क्स कैसे लाने, आगे कैसे निकलना, मार्क्स बेस्ड स्टडी कैसे करनी है। ये चीज़ें ही गलत है। कहना ये चाहता हूं कि अगर एफएससी ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ ली जाए, एफएससी को ही इतने अच्छे तरीके से एप्रीहेंड कर लिया जाए, तो एमडी कैट में इतना सर खपाने की ज़रूरत ही ना पड़े, एमडी कैट को हवा बनाने की नौबत ही ना पेश आए। कहना ये चाहता हूँ कि हम एफएससी पे इतना गौर ही नहीं करते कि बुक हमसे कहना क्या चाहती है। जो पढ़ रहा हूँ इसमें से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसमें से क्या क्या क्रक्स निकाला जा सकता है जो आगे मेरा काम है। नो फोकस, इस चीज़ पर हमारा फोकस ही नहीं है। इदारों से सवाल करता हूँ कि आप, टीचर से सवाल करता हूँ कि आप एफएससी इतनी अच्छी पढ़ाते क्यों नहीं कि एमडी कैट में बच्चा परेशान हो। अगर बच्चे की माइंड ट्रेनिंग ही ऐसे करती जाए, उसकी एमडी कैट के लिहाज से ही उसके माइंड को कंपैटिबल शुरू से ही कर दिया जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आखिर में उसको इतनी मुश्किलात का सामना ही ना करना पड़े। मैंने देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल नया नया इस मैदान में कदम रखते हैं, उन्हें समझने में ही इतना वक्त लग जाता है कि पढ़ना कैसे शुरू करें। मतलब टोटल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एमडी कैट में बिल्कुल इस तरह तो नहीं ना होता कि शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने उनको शॉर्ट लेंथ वाइज आंसर करने हैं और लॉन्ग को आपने ज़्यादा लेंथ वाइज आंसर करने हैं। ऐसा नहीं होता, माइंड तैयार ही नहीं है, समझने में बहुत वक्त लग जाता है। मसलन अगर फिजिक्स की बात कर लें तो राइट हैंड रूल पे ही ग्रिप नहीं होती, लेफ्ट हैंड रूल पे ही ग्रिप नहीं होती। क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा भटक जाता है, क्या हो गया, ये क्या कैसे निकालो, फोर्स किस डायरेक्शन में है, फलां चीज किस डायरेक्शन में है, सारी चीजें। तो कहना यह चाहता हूं कि आप एफएससी को ही इतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं पढ़ते। सिर्फ मेमोरी बेस्ड स्टडी ना करें, रीजनिंग बेस्ड स्टडी भी करें। क्यों है, कैसे है, समझने पर भी गौर करें। अगर आप समझ जाएंगे तो मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। किताब तो आती हो ना, कहना ये चाहता हूं। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, 3 से 4 बातें करूंगा, मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होंगी। मैंने अपने तजर्बे से ये बात सीखी है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जो टोटली हार्ड वर्क बेस्ड स्टडी करते हैं। मसलन कोई भी चैप्टर है, फर्ज कर लें कोई भी एमडी कैट का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो वो पहले पेज से शुरू होंगे और आखिर तक याद करे जाएंगे, या जो भी टॉपिक्स होंगे उनके पहले लफ्ज से शुरू होंगे और आखिर तक याद करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक टॉपिक है, इसी तरह मुख्तलिफ एक चैप्टर्स में कहीं टॉपिक्स होंगे, इसी तरह फिर बहुत से चैप्टर्स होंगे, इसी तरह फिर बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ चैप्टर्स होंगे, मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, तो इतने टॉपिक्स हो जाएंगे। फिर जब आप उन्हें रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और वक्त लगेगा। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। मुझ में भी आदत थी, मैं भी पहली लाइन से, पहले लफ्ज से शुरू होता था, आखिर तक याद करी जाता था। उस याद करने का नुकसान क्या होता था कि जब इतना ज्यादा काम हो जाता था तो मैं अपने आप को सुनाता भी था। उस सुनाने में मुझे अलग टाइम लगता था, मुझे रिवीजन में अलग टाइम लगता था। और एमडी कैट में ये नहीं, एमडी कैट में आपने चीज को अप्रीहेंड करना है, अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है, क्विक रिव्यू करना, आगे बढ़ते चले जाना, क्विक रिव्यू करना, आगे बढ़ते चले जाना। लेकिन क्विक रिव्यू करने के लिए आपको टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जल्द अज जल्द गुजारना है, ऐसे नहीं मगरो लाना।
अच्छे तरीके से ग्रास्प करके जल्द से जल्द गुजारना है। और इसके लिए क्या तरीकेकार है? तो इसके लिए दूसरी कैटेगरी भी एक स्टूडेंट्स की होती है जो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। अच्छा, स्मार्ट वर्क से क्या मुराद है, इसको मैं दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है निमोनिक्स का सहारा लीजिए। सेकंड, अपने आप से सवाल कीजिए। नंबर 3, फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी कीजिए। अच्छा, फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं बात को। तो फ्लो चार्ट क्या है? आपने फ्लो चार्ट को अगर अच्छे तरीके से समझना है ना कि फ्लो चार्ट की मीनिंग्स क्या है, तो आप फ्लो चार्ट को समझने के लिए बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को खोलें, उसमें ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ें। वो एक फ्लो चार्ट बनाओ, कैसे एक ही पेज में सबको समराइज कर दिया सारी बात को जो उसने पहले एक्सप्लेन की थी। आप क्रेब्स साइकिल को पढ़ें, क्रेब्स साइकिल की थ्योरी उसने लिख दी है, फ्लो चार्ट में उसी थ्योरी को कितने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि क्रेब्स साइकिल हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था। तो ये होती है फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी कि सारे क्रक्स को, किसी भी टॉपिक के सारे क्रक्स को आपने निकाल लिया, मतलब उसके मेन अज्जा को निकाल लिया। और ये अज्जा जब मैं पढ़ूंगा, अच्छा ऐसे, अच्छा इस पे ये एंजाइम एक्ट कर रहा है तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कितना क्विक रिव्यू है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो यही फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी आपने हर जगह करनी है। फ्लो चार्ट्स बना लें जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड किस्म के पैराग्राफ्स है ना, उन पैराग्राफ्स को खोल कर लिखें और फ्लो चार्ट्स बना लें। नंबर 2 पॉइंट में मैं 2 बातें और कर चुका हूं, वो क्या है? निमोनिक्स, और तीसरी बात थी अपने आप से सवाल कीजिए। फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। निमोनिक्स क्या है? तो निमोनिक्स होते हैं कोई भी ऐसी कहानी बना लेना, कोई भी ऐसी स्टोरी बना लेना, कोई ऐसी लाइन बना लेना जो किसी चीज को याद रखने में मुझे मदद दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप था, ठीक है, पहला जो ग्रुप था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पहला ग्रुप था। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद कैसे रखा जाए? तो क्यों ना मैं एक ऐसी लाइन बना लूं कि जो सीक्वेंस मैंने आपको सुनाया ये मुझे जिसको नहीं याद उसको याद हो जाए उस लाइन की बदौलत। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहानी बना लेते हैं, या मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं जो मैंने बनाई हुई थी, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई थी, लीना के रुबीना से फराड। ये एक लाइन बना ली याद रखने के लिए, इसकी कोई मीनिंग्स नहीं है, बस एक लाइन बना ली, एक स्टोरी बना ली है, ठीक है, जो मुझे याद रखने में हेल्प करेगी। अब लीना में ली से क्या मुराद है? लिथियम। ना से क्या मुराद है? सोडियम। के से क्या मुराद है? लीना के से क्या मुराद है? पोटेशियम। रुबीना से क्या मुराद है? रुबिडियम। से क्या मुराद है? सीजियम। तो कोई भी कहानी बना लेना जो मुझे याद रखने में क्या दे, मदद दे, इसको क्या कहते हैं? निमोनिक्स। और यकीन करें, निमोनिक्स से दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो काबू ना की जा सके। माइंड को ऐसे शार्प कर देगी, पढ़ने में मजा पैदा कर देंगे निमोनिक्स। एक बार इनको आजमा के देखिए, और यूट्यूब पे निमोनिक्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी भी समझा चुका हूं, निमोनिक्स भी समझा चुका हूं। तीसरी बात पर आते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए। क्या है इस बात का मतलब? कि अपने आप से सवाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आपने गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को पढ़ा था। अब गैस्ट्रुलेशन को प्रोसेस को अगर मैं रट्टा लगाता रहूंगा ना, मुझे भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने आप से सवाल करूं कि फराज मुझे बताओ कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो फराज जवाब देगा, सर गैस्ट्रुलेशन से मुराद 3 लेयर्स का बन जाना है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। अच्छा, फराज दूसरा सवाल करते हैं आपसे, वो सवाल क्या है कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है? तो फराज जवाब देता है, सर वो तो 3rd वीक में शुरू होता है, ठीक है, ऑफ जेस्टेशन। फराज से तीसरा सवाल करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? तो फौरन फराज जवाब देता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे जैसे बनती है, जैसे जैसे उसकी बिगिनिंग स्टार्ट होती है, वैसे वैसे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। अब मैंने अपने आप से 3 सवाल किए। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन कब होती है? गैस्ट्रुलेशन कैसे इसका ये प्रोसेस शुरू होता है? अब ये सवाल मैंने अपने आप से किए, लेकिन इन सवालों का मकसद दर हकीकत सवाल करना नहीं था, बल्कि अपने आप को याद दहानी कराना था कि कैसे टॉपिक को शुरू किया जा रहा है, कैसे इसमें मेन बात अगर मुझे याद आ जाए तो मैं आगे कहानी को लेके चल सकूंगा। तो आप कोई भी बात करें, अपने आप से क्वेश्चनिंग करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जनरेट करें ताकि उस टॉपिक को ग्रास्प किया जा सके, उस टॉपिक को अप्रीहेंड किया जा सके। पॉइंट नंबर 3, सवाल ये पैदा होता है, ये जो सारी टेक्निक्स मैंने बताई है निमोनिक्स की,
फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी की और अपने आप से सवाल करने की कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। तो देखें, अपने आप से सवाल करना निमोनिक स्क्रीन पे भी अप्लाई हो सकता है। मेन चीज आती है फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी। फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी एक ऐसी स्टडी है कि आपकी कोई भी सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल शॉर्ट कर देगी, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। जितनी रिवीजन में आसानी होगी उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना टाइम बचेगा, जितना टाइम बचेगा उतनी ज्यादा बार रिवीजन होगी, जितनी ज्यादा बार रिवीजन होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी तैयारी होगी, उतनी ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कहना ये चाहता हूं। अब फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी के बारे में बता दूं कि कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें, फिजिक्स में तो नहीं किया जा सकेगा, या कुछ पॉइंट्स में शायद किया भी जा सके, वो आप देख लीजिएगा। उसमें बेसिकली हमने प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूलाज को याद रखना है। इंग्लिश में भी नहीं किया जा सकता। कहाँ किया जा सकता है? बायोलॉजी में, जिसके टॉपिक्स बहुत वास्ट है, उसको खोल के लिखे। जैसे अभी एग्जांपल दी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस के तो फ्लो चार्ट बने हैं, बाकी फ्लो चार्ट्स आपने डिजाइन करने हैं अपनी क्रिएटिविटी से। मेन क्रक्स को निकालें, मेन बातों को निकालें, नोट्स लाजमी बनाएं। तो फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी बायोलॉजी में इस्तेमाल की जा सकती है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और यकीन करिए फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी इतनी अहम है, इतनी जरूरी है कि आपके आने वाले एमबीबीएस को भी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप डॉक्टरी में जाएं, एमबीबीएस करें तो बहुत आसान बना देगी। उसमें फिजियोलॉजी आप फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी से पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। एनाटॉमी को फ्लो चार्ट्स की बेस पर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में की जा सकती है और केमिस्ट्री में। आखिरी बात पर आते हैं, जो गलती मैंने की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी उनमें से एक था, कि बस याद करी जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। याद रखें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की नोयत का अंदाजा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चंस की नोयत का अंदाजा हो भी गया प्रैक्टिस के बगैर, फर्ज कर लें, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। एंड द टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एमडी कैट को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट खराब है तो क्वेश्चंस कभी भी पूरे सॉल्व नहीं हो सकते। क्वेश्चंस अगर पूरे सॉल्व नहीं हो सकते तो कभी भी पेपर खत्म नहीं हो सकता और आपका मतलूबा टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने लिए टाइम लिमिट सेट करें कि फलां क्वेश्चन को मैंने 50 सेकंड्स देने, 45 सेकंड्स देने, 1 मिनट देना है, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स देने, इससे ज्यादा नहीं देने। तो टाइम लिमिट को सेट करें, और टाइम लिमिट सेट हो जाएगी तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे आएगी? टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी, यानी कैसे आएगी? ये प्रैक्टिस के साथ आएगी। यानी प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी गौर करना है। दो तरह के और बच्चे होते हैं, भी बता दूं। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर किसी क्वेश्चन को आधा घंटा लग रहा है कोई मसला नहीं, किसी को घंटा दे रहे हैं कोई मसला नहीं, किसी को 15 मिनट दे रहे हैं कोई मसला नहीं। ना आखिर में फिक्र करते हैं ना शुरू में फिक्र करते। करनी है शुरू में तो बेशक टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर है, नई शुरुआत है, लेकिन आपने टाइम को कंट्रोल करना, माइंड को इतना शार्प करना है। अगर एफएससी के हैं तो अभी से नसीहत करता हूं कि समझना है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। समझेंगे, रट्टा क्यों लगाया जा रहा है, अच्छा याद हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, भाई समझेंगे, अपनी जुबान को बोलने के काबिल करेंगे, लिख पाएंगे तो मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। एक्सीलेंस, यही तो है एक्सीलेंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है। और प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक्स क्या है, मैं किसी की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, किसी की क्या कहते हैं उसको, पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी की भी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि स्टेप्स की बुक्स मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं पर्सनली स्टेप से पढ़ा और बेहतर बुक्स थी, बहुत अच्छी बुक्स थी। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। मैं 160 मार्क्स लिए थे अपने एमकैट में, और मैं कोशिश करूंगा कि रिजल्ट भी शेयर कर दूं आखिर में वीडियो के। मैंने किप्स की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट उन्हीं के क्वेश्चंस आए भी थे, एवोल्यूशन के 1-2 क्वेश्चन से, और इसी तरह गालबन रिप्रोडक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन से शायद आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन आए थे। तो आप कोई भी एक बुक को कोई भी एक इदारे की बुक्स को ले लें, कोई भी किसी भी एक इंस्टीट्यूट की बुक्स को ले लें और उस पर ही फोकस्ड रह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बार बार सॉल्व। मेन बुक्स को पहले फोकस करें, फिर छोटी मोटी मार्केट में जो मिल रही है टाइम है और प्रैक्टिस के लिए लें। ठीक है, आखिरी बात मैं करूंगा टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को कब या किसको पहले सॉल्व करें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं फिजिक्स को ज़रा पहले ले आया
और बायोलॉजी, बल्कि बायोलॉजी मैंने पहले की, उसके बाद मैंने फिजिक्स पे गौर किया तो फिजिक्स पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मेरी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और मुझे याद है कि भी 40 क्वेश्चंस पड़े हुए थे और एग्जामिनर ने पेपर को खींचना शुरू कर दिया था और मैं घबरा गया था और मैंने बिल्कुल पढ़े बगैर ही बबल्स को फिल कर दिया, पढ़े बगैर बबल्स को फिल किया और माशाल्लाह मुझे यकीन हो 40 के 40 या 30-35 तो गलती अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल एडमिशन में सिक्योर नहीं कर सका, मुझे अफसोस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे हक में बेहतर करेगा। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि बायोलॉजी को पहले सॉल्व करें। अगर तो आपने फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी की है, क्विक रिव्यूज की हैं, रिवीजन की है, प्रैक्टिस की है बायोलॉजी में, यकीन करें अगर 60 क्वेश्चन से याद मालूम, मेरा ख्याल है 40-45 मिनट्स में बायोलॉजी का पोर्शन आप खड़का देंगे। उसके बाद इंग्लिश को सॉल्व, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस है, ठीक है, और बहुत मुश्किल पोर्शन नहीं होता। हाँ, इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टेप्स की वोकैबुलरी अगर कहीं से मिलती है, स्टेप्स की वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, तकरीबन 2 से 3 जो थे वर्ड सिनोनिम्स ये आए थे, हमें 2 से 3 स्टेप्स में से आए थे। तो 2022 में, 23 का मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसका एग्जाम नहीं देखा और 24 में भी होने वाला। तो स्टेप्स की अगर वोकैबुलरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टेप्स की वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, किप्स की निस्बत भी, स्टार्स की निस्बत भी, तो वो लाजमी पढ़ें, ठीक है। और पहले बायोलॉजी, फिर इंग्लिश, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, आखिर में आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पर गौर करना है। मुझे उम्मीद है ये जो बातें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह इनसे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत से डिजर्विंग स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके काफ़ी काम आएंगी, एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।